हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनेश शुक्ला और आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी की स्ट्रैटेजी पे कि आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। प्रीलिम्स का पेपर हो गया, आंसर की भी आ गई, प्रोविजनल आंसर की, और आपने इससे अपना कैलकुलेशन भी कर लिया होगा प्लस माइनस करके। जिनको ऑब्जेक्शन रेस करना होगा वो आप ऑब्जेक्शन रेस करेंगे, जिनका दो चार क्वेश्चन रह रहा होगा या मिसमैच हो रहा होगा उस आंसर की से, तो वो लोग ऑब्जेक्शन रेस करेंगे, आप भी कर सकते हैं। और आपने प्लस माइनस करके कैलकुलेशन भी कर लिया होगा कि 160 मार्क्स से आप आगे है या पीछे, लाइक 160 से आप प्लस जा रहे हैं या माइनस। तो जिनके तो 160 से प्लस जा रहे होंगे वो तो पूरी तरीके से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छा करने में, बेहतर करने में लग जाएंगे, अपने मेंस के सिलेबस को कवर करने में लग जाएंगे। बट जिनके 160 से कम मार्क्स हैं उनका क्या होना चाहिए, मतलब उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा का पूरा आपको मैं स्ट्रैटेजी प्लान बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स के 160 से कम नंबर आ रहे हैं, हम एक पॉसिबिलिटी मान रहे हैं कि शायद उनका ना हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कट ऑफ एमपीपीएससी का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ कि 160, इसलिए ये 160 का बेंचमार्क सेट किया है मैंने। एज सच फिक्स नहीं है, एमपीपीएससी फाइनल डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ होगा, बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी के लिए लेके चलते हैं हम कि 160 से ज़्यादा जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो जाएंगे मेंस देने, और जिनके कम हैं वो फिर से रीअटेम्प्ट देंगे। तो रीअटेम्प्ट देंगे तो हम एमपीपीएससी के कैलेंडर पे गौर करेंगे तो अप्रैल में आपका फिर से पेपर है प्रीलिम्स का। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर डेट की बात करें तो 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल 2024 को फिर से आपकी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा है। और अभी दिसंबर है, यानी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का पूरा पूरा टाइम है। तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे, आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके क्या संभावित तरीका होना चाहिए पढ़ने का कि मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाए, अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और फाइनली मेरे जो प्री में है 160 मार्क्स आ जाएं, और मेंस जो होगा नेक्स्ट यानी ये 2024 वाली रिक्रूटमेंट का, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका एमपीपीएससी का पेपर होता है, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस में ये होता है, जिसमें से प्री की परीक्षा अप्रैल में है। तो अब आपको जो पढ़ाई करनी है, आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेंस ओरिएंटेड। यानी मेंस का जो पेपर है उस पर आपने नोटिस किया होगा कि वो 6 पेपरों में डिवाइडेड होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और 2 और पेपर होते हैं, जिसमें से एक होता है निबंध और एक होता है भाषा। तो हम हिंदी भाषी राज्य में हैं, यानी हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट मध्य प्रदेश में है, तो हमारा जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो हिंदी का होता है, और यहाँ निबंध भी हिंदी में लिखा जाता है, इसीलिए मैं निबंध वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ ऐसे नहीं होता है, एमपीपीएससी में निबंध ही होता है, यानी आपको हिंदी में ही लिखना होता है, आपको इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो पेपर 1 to 4 जो होते हैं, फर्स्ट पेपर जो होता है पेपर 1, उसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछी जाती है। 150 मार्क्स की 150 नंबर की हिस्ट्री, 150 नंबर की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, और लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 3 मार्किंग स्कीम में डिवाइडेड होती है। पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट, यानी वो 3 मार्कर होते हैं, लगभग 15 शब्दों में, 15 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को डिस्क्राइब करना होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का मार्किंग का स्कीम होता है वो होता है 5 मार्कर। तो 5 मार्कर जो होते हैं वो लगभग 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं, लगभग 50 शब्दों में आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। फिर होता है 11 मार्कर। तो 11 मार्कर लॉन्ग आंसर होता है, उसमें प्रॉपर जो आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी होती है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी एंड कंटेंट लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। यानी लेट्स से कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो डिस्क्राइब माउंटेन्स एंड स्टोन्स विच आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, है ना, आपसे मध्य प्रदेश के फिजिकल फीचर्स के बारे में पूछ लिया गया, यानी एक ही क्वेश्चन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछ लिया है 11 मार्कर में। तो अब आपको मध्य प्रदेश के फिजिकल फीचर भी बताने हैं कि मध्य प्रदेश में फिजिकल फीचर क्या कैसा है, कहाँ कौन से पहाड़ हैं, कितने पहाड़ हैं, प्लस उन्होंने पर्टिकुलरली माउंटेन्स पे पूछ लिया, माउंटेन्स रेंजेस पे पूछ लिया, प्लस उन्होंने पत्थर पे भी पूछ लिया कि कौन कौन से स्टोन पाए जाते हैं। तो आपको वो भी बताना है कि यहाँ कौन कौन से स्टोन पाए जाते हैं, लाइमस्टोन कहाँ होता है, उसके साथ ही साथ जो पोरस रॉक्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक होते हैं उसके माउंटेन्स कहाँ हैं, जैसे विंध्या माउंटेन रेंज हो गई, सतपुड़ा मैकाल रेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो 11 मार्कर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको
150 to 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। अब जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आपको आंसर की जो शुरुआत करनी होती है, खास करके 11 मार्कर, 5 मार्कर में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको एक आंसर राइटिंग व्यू से ही लिखना चाहिए। आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर पूछा हुआ है तो फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन में आपने ये मेंशन कर दिया, फिर मध्य प्रदेश के जो फिजिकल फीचर्स हैं उसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये 3 माउंटेन की सीरीज़ में 2 माउंटेन की सीरीज़ में डिवाइडेड है, विंध्या और सतपुरा। विंध्या माउंटेन सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, सतपुरा माउंटेन रेंज की सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, क्या उसका एक्सटेंट है, वो आपने मेंशन कर दिया। फिर एक रफ डायग्राम तो खैर आप स्टार्टिंग में ही बना दें तो ज़्यादा बेटर है। आपने एक रफ डायग्राम बना दिया, प्लस जो पासेस हैं जैसे बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर पास हो गया, वो आपने मेंशन कर दिया सतपुरा वाली रेंज में। वो मेंशन करने के बाद आप स्टोन्स पे आ जाइए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के स्टोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टोन है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से माउंटेन्स में। आपने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश का जो फिजिकल फीचर है वहाँ रॉक भी है, मिट्टी भी है, और यानी सॉइल भी है। सॉइल के साथ साथ रिवराइन आइलैंड भी है। अब रिवराइन आइलैंड मतलब जैसे जो बीहड़ होता है हमारा मध्य प्रदेश में, जो ग्वालियर चंबल वाला बेल्ट है, वहाँ पे चंबल नदी के कारण बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं, यानी बीहड़ बन जाता है, वहाँ खेती करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे 11 मार्कर में। ठीक इसी प्रकार से 5 मार्कर में अगर आपसे कोई डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें भी आपको इसी तरह से लिखना होता है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो प्रस्तावना, आप सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, फिर बॉडी आपका आता है, और फिर आपका आता है कंक्लूजन, है ना। तो इसी तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखेंगे तो जो आपकी अप्रोच होगी वो इसी तरह होगी, मेंस ओरिएंटेड। यानी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पेपर 1 में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछा जाता है और यही मार्किंग स्कीम रहती है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लेट से कि आप डिवाइड कर देते हैं अभी से लेके अप्रैल तक में, तो आपके पास पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अप्रैल में 28 अप्रैल को ये पेपर है। अगर हम एमपीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चले तो एमपीपीएससी प्री 2024 है 28 अप्रैल, यानी 28 अप्रैल 2024 को। तो आपके पास पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अप्रैल में भी ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 28 दिन है, तो 25 दिन आप पकड़ के चलिए कि आपके पास 25 डेज है, क्योंकि लास्ट में आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, आप इन जनरल एमसीक्यू मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने, क्योंकि अभी दिसंबर में भी आपके पास टाइम है लगभग 10 दिन का, तो उसको आप इधर कवर कर लीजिए। इस टाइम में आप पूरी हिस्ट्री अच्छे से कवर कीजिए। हिस्ट्री आपने एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस चारों आपको ख़त्म करनी है। 5 घंटे आप हिस्ट्री पढ़िए, 5 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़िए। ज्योग्राफी को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, यानी ज्योग्राफी में भी आप फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी मैपिंग में भी आप देख के चलिए कि कौन सी वाटर बॉडीज़ कहाँ है, कौन से माउंटेन्स कहाँ है, कौन से ग्रासलैंड्स, स्टेपीज़ कहाँ है, और सवाना कहाँ है, ये फॉरेस्ट भी। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए चलिए। तो जो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपने एंशिएंट खत्म किया। जैसे ही आप एंशिएंट खत्म करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और इसको वैदिक पीरियड में, आर्यंस में, ये सारी चीज़ें खत्म करके एंशिएंट आप खत्म कर लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य तक। तो उसमें जब आप एंशिएंट वाला पार्ट खत्म करेंगे, आपका एंशिएंट जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, लेट से 10 दिन का आपको समय लग जाता है एंशिएंट खत्म करने में, और 5 घंटे का डेली आप टाइम दे रहे हैं। तो जब आपका एंशिएंट खत्म हो जाए तो आप उसका अच्छे से एमसीक्यू लगाइए। आप कोई भी बुक ले लीजिए या कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या फ्री रिसोर्स आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, वहाँ से आप उठा लीजिए। तो एमसीक्यू लगाइए, प्लस आप मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप उठाइए मेंस के, और उनको लिखने की कोशिश कीजिए, खास करके 3 मार्कर में, क्योंकि 3 मार्कर जो है वो 3 मार्कर आपका एमसीक्यू की तरह ही होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि ज्योग्राफी की बात करते हैं एमसीक्यू में कि विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, और ऑप्शन दे दिया कि विंध्या माउंटेन हो गया, हिमालय हो गया, और गारो खासी जयंतिया हो गया, और एक हो गया नीलगिरी। तो इन 4 में से एक ऑप्शन मध्य प्रदेश का है, आपको पता होगा विंध्या माउंटेन्स। तो विंध्या माउंटेन्स आप पढ़ेंगे तो वो विंध्या माउंटेन्स जो आपने 3 मार्कर में आंसर मार्क किया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे मेंस के भी 3 मार्कर में पूछेगा। यानी जो आपने प्रीलिम्स के लिए 4 ऑप्शन वाला पढ़ा, उसी प्रकार से
मेंस में भी, क्योंकि 3 मार्कर उतना ही होता है, 10 से 15 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अगर उन्होंने ये पूछ लिया है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी छोटे कम से कम शब्द में हमें विंध्य माउंटेन्स की स्टार्टिंग और एक्सटेंशन आप बताइए, यानी शुरुआत और अंत, तो आपको मध्य प्रदेश में ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक यही इसी प्रकार की तैयारी आप एमसीक्यू में भी करते हैं कि माउंटेन्स कौन से हैं, कहाँ है, किस जगह लोकेटेड है, इनकी हाईएस्ट पीक क्या है, यानी सबसे ऊंची चोटी क्या है, प्लस यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ क्या कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे अगर हम पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो आप पचमढ़ी माउंटेन रेंजेस में जो सतपुड़ा वाला रीजन है, तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज में जो हाईएस्ट पॉइंट है पचमढ़ी, तो वहाँ आपका हिल स्टेशन भी हो जाता है कि हिल स्टेशन भी वहाँ है पचमढ़ी, उसके साथ साथ उसका हाईएस्ट पॉइंट भी वही है, प्लस उसके साथ साथ वो रीजन में फ्लोरा और फाउना भी बहुत ज़्यादा है। यानी एक टॉपिक से पचमढ़ी से आपको 3-4 चीज़ें मिल गई वहाँ पे। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, यानी पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपने ख़त्म कर ली, प्लस उसके साथ साथ आपने PYQs लगा लिए मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, तीनों आप भले ही आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, दिन में 1 आंसर लिखिए और हफ्ते में 3-4 लॉन्ग आंसर्स लिखिए, डेली 3 मार्कर लिखिए, बट लिखिए, बहुत ज़रूरी है। अभी से आप जब राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप फाइनली मेंस में अपीयर हो पाएंगे और आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 3 प्री के बाद जब हमारा प्री निकल जाएगा तब हम मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे और 1 महीने में हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सुपर टैलेंटेड होते हैं, उनका हो भी जाता है, बट हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता है। तो आप अभी से स्टार्ट करिए, जिसमें से PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आपको प्रीलिम्स के भी PYQ लगाने हैं, MCQ, मेंस के भी MCQ लगाने हैं, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी 5-5 घंटे में 1 महीने के लिए आप रख लीजिए और 1 महीने में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को खत्म करना है। यानी 5 घंटे आप देंगे हिस्ट्री को, 5 घंटे देंगे ज्योग्राफी को, जिसमें से आपको हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये चारों खत्म करने हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्योग्राफी में आ जाइए। तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। और इंडियन ज्योग्राफी तो खासकर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये लोग मैक्सिमम जो पूछते हैं वो या तो वाटर बॉडीज, यानी सी जो अलग अलग है, मेडिटेरेनियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, बेरिंग स्ट्रेट हो गया, अलग अलग ऐसी वाटर बॉडीज पूछते हैं। और जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, इन्होंने अपने एंडीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, रॉकीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, किलिमंजारो के बारे में पूछ लिया कि ये कहाँ लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से कंट्री में लोकेटेड है, ये इन्होंने पूछ लिया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का आपको ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे पेपर में आ जाइए। एक महीने के बाद आप पॉलिटी में और इकोनॉमी में, इस साल के प्रीलिम्स में से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप सिर्फ MPGK से पेपर नहीं क्लियर कर सकते। इस साल का जो प्री का पेपर आया था वो पूरा का पूरा पेपर बैलेंस था, यानी हर जगह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। MPGK 30 नंबर का था, उसके बाद हिस्ट्री से इन्होंने 10 नंबर का पूछा, ज्योग्राफी से 10 नंबर का पूछा, पॉलिटी इकोनॉमी से भी 10 नंबर का पूछा, साइंस एंड टेक्स से 10 नंबर का पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से इन्होंने 10 नंबर का पूछा, साइंस बेसिक साइंस जो पेपर 7 है हमारा, उससे इन्होंने 10 नंबर का पूछा। करंट अफेयर्स से लगभग 12 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। मैंने एनालिसिस किया है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वो वीडियो है, आप देखिएगा, मेरे चैनल पर डला हुआ है, तो आप जाके उसमें देखिएगा। ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन इन्होंने करंट अफेयर से पूछे हैं। यूनिट 8 वो सब हर कोई छोड़ देता है उसको, और वही आपको लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी कंप्लीट करनी है और मध्य प्रदेश का तो कवर करना ही है। तो पेपर 2 जो है हमारा वो है पॉलिटी और इकोनॉमी, उसके साथ साथ उसमें थिंकर्स भी हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ख़त्म करनी है। तो पॉलिटी में पूरी की पूरी आपको कोई भी सोर्स ले लीजिए, लेट्स से एम लक्ष्मीकांत आप उठाते हैं, तो एम लक्ष्मीकांत में ध्यान रखिएगा कि आप उसको पूरा ख़त्म करें, है ना। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स आए थे वो आप एक्ट्स को ख़त्म करिए। एक्ट्स के साथ साथ आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ख़त्म करिए कि कहाँ से प्रीएम्बल लिया गया था, कौन सी कंट्री से हमने क्या बोरो किया है, वो आप लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए फंडामेंटल राइट्स पे, DPSP में, गवर्नमेंट के सिस्टम में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, चीफ मिनिस्टर्स में, फिर आ जाइए जुडिशरी में। तो ये सारी चीज़ें आप खत्म कीजिए, लास्ट तक जाइए, वोटिंग बिहेवियर तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक, वहाँ तक पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए पॉलिटी का। फिर उसके बाद इकोनॉमी में आ जाइए आप। इकोनॉमी में भी इकोनॉमी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे आपका GDP हो गया, GDP वगैरह कंप्लीट कीजिए, प्लस जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं वो आप ख़त्म करिए कि RBI क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, और
IRDA क्या है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ख़त्म कीजिए। CDB वगैरह जितनी भी ये फाइनेंशियल बॉडीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से ख़त्म कीजिए और इनके PYQs लगाइए। और PYQs MCQ प्लस सब्जेक्टिव MCQ, यानी जो दूसरी बुक्स या टेस्ट सीरीज के फॉर्म में जो अवेलेबल होते हैं, यानी 10-10 दिन में आप इनको लगाते जाइए, एक एक हफ्ते में या दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा सेक्शन खत्म करिए और MCQ लगाते जाइए। प्लस मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। भले ही मेंस की आप अभी टेस्ट सीरीज ना लें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म कर लीजिए और MCQ भी लगा डालिए। फिर आप पेपर 3 में आ जाइए। पेपर 3 जो मेंस का होता है वो बेसिक साइंस होता है, वहाँ से बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। हिस्ट्री बोल रहा हूँ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स वगैरह भी आपसे पूछी जाती है। मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के फॉर्म में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है मेंस के पेपर में। पेपर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप इस पोर्शन को ख़त्म कीजिए और यही पोर्शन आपको प्रीलिम्स में हेल्प देगा। कहाँ? यूनिट 7 और यूनिट 9। यूनिट 7 और यूनिट 9 इसी पेपर 3 का पार्ट है, यानी प्रीलिम्स की यूनिट 7 और प्रीलिम्स की यूनिट 9 आप मेंस के पेपर 3 से पूरा रिजेंबल कर सकते हैं। वो वही चीज़ है, वही चीज़ आपको वहाँ MCQ के फॉर्म में पूछी जाती है और मेंस में पेपर 3 में आपसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, लिखित फॉर्म में पूछी जाती है। आपको वहाँ लिखना पड़ता है उसमें। तो आप पेपर 3 खत्म कीजिए। फिर पेपर 4 इथिक्स, लोग इसको छोड़ देते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, आपके पेपर के 40 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, उस टाइम आप मत पढ़िए इथिक्स को, मगर अभी आपके पास भरपूर टाइम है तो आप इथिक्स को भी अभी से लेके चलिए और इसको अभी से ख़त्म कर लीजिए। यानी थिंकर्स वाला पार्ट ख़त्म कर लीजिए, करप्शन वाला पार्ट ख़त्म कर लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जो सिविल सर्वेंट के होते हैं, बेसिक एटिकेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप अभी से ख़त्म करके चलिए। ड्यूटीज़ जो होती हैं वो आप अभी से ख़त्म करिए, ड्यूटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट, ये सारी चीज़ें इथिक्स में होती हैं। तो इथिक्स को भी आप अभी से ख़त्म करके चलिए। और फिर जो 2 पेपर बचते हैं, एस्से और हिंदी यानी लैंग्वेज, 2 पेपर होते, टोटल 6 पेपर होते हैं मेंस में, जिसमें से 4 ये हो गए। पहला हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी, दूसरा हो गया पॉलिटी इकोनॉमी, तीसरा हो गया साइंस एंड टेक और चौथा हो गया इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पूरा मान लीजिए उसको। और पेपर जो 2 बचे हैं, पेपर 5-6, तो 5-6 में आता है, एक में आ जाता है निबंध। ऐसे नहीं पूछा जाता है यहाँ MPPSC में, निबंध पूछा जाता है, यानी आपको निबंध हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो एक हो गया निबंध और दूसरा हो गया हिंदी लैंग्वेज। तो उसमें से अगर आप हिंदी में थोड़ा बहुत कमांड, यानी हफ्ते 10 दिन में एक बार आप पढ़ रहे हैं, लेट से संडे को आपने शेड्यूल अपना कम बनाया हुआ है, 5-6 घंटे ही आप पढ़ रहे हैं, दिन के पूरा टाइम आपका बचा हुआ है, तो 2-3 घंटे हिंदी ही पढ़ लीजिए आप, मगर धीरे धीरे करके ख़त्म करते जाइए। हिंदी में व्याकरण आप ख़त्म कर लीजिए, ऑपोजिट यानी जो विलोम शब्द हैं उसको ख़त्म कर लीजिए, मीनिंग्स ख़त्म कर लीजिए, ट्रांसलेशन पूछते हैं ये हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो आप ख़त्म कर लीजिए। प्रिसाइज राइटिंग आती है आपको, वो ख़त्म कर लीजिए। अब प्रिसाइज राइटिंग यानी यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग नहीं, यहाँ पे हिंदी प्रॉपर होता है, तो हिंदी यानी आपको बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको कम शब्दों में लिखना होगा, वो तो उसको आप ख़त्म कर लीजिए। यानी हिंदी लैंग्वेज भी आप यहीं से लेके चलिए। प्लस हफ्ते में एक दिन आप टाइम दीजिए, लगभग 500 शब्द का या 1000 शब्द हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए निबंध की। निबंध वाले पेपर में आपसे निबंध भी पूछा जाता है, आपसे कभी लेटर भी पूछ लेते हैं, ये आपसे शॉर्ट में एक निबंध पूछा जाएगा, एक निबंध आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा। प्लस उसके साथ साथ कभी कभी ये प्रशासनिक शब्दावली दे देते हैं। प्रशासनिक शब्दावली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी वो भी आपको कंप्लीट करके चलना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी और हिंदी में बोले तो प्रशासनिक शब्दावली, तो वो भी कंप्लीट करके चलिए। तो आपका जो फाइनल अप्रोच होना चाहिए अप्रैल में जो आपकी परीक्षा है वो ये, यानी आपको मेंस और प्री दोनों को अभी से लेके चलना है, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज आप ये सोच रहे हैं कि बस मैं प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट्स हैं, फर्स्ट से लेके 10 यूनिट तक, वो अभी से बस ख़त्म कर लेता हूँ और मेरा हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप मेंस वाला पोर्शन फिर वहाँ पे 3 महीने के टाइम में कर लें। क्यों? क्योंकि जब आपका प्री हो जाएगा उसके बाद हार्डली आपको 3 से 4 महीने का समय दिया जाएगा और आपकी मेंस की परीक्षा ले ली जाएगी। और एक तो बड़ी मुश्किल से MPPSC का पेपर चल रहा है, मतलब MPPSC की बड़ी खस्ता हाल है। आपने भी देखा होगा 2018 के बाद से ऐसा है कि प्री के पेपर हो चुके हैं, मेंस के पेपर हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुका है, मगर कैंडिडेट्स को अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। यानी जो पेपर आ रहे हैं उसमें भी अगर आप इस तरह की लापरवाही करेंगे तो इसमें आप ये समझ जाइए कि
आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। यानी ये पहली बार पेपर टाइम पे आया है। या क्यों? क्योंकि 2020 वाला पेपर 21 में हुआ था, 21 वाला 22 में हुआ था और 22 वाला 23 में, यानी 2023 में 2 प्रीलिम्स हो चुके हैं। एक मई में हुआ था और एक अभी दिसंबर में हुआ है, दिसंबर 2023 में 17 दिसंबर को। तो आप ये समझ जाइए कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है एमपीपीएससी, और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्ट वे में करना है और पेपर क्लियर कर लेना है, और इसी तरह से पेपर होगा भी। अगर आप ये अप्रोच लेके चलेंगे कि आप अभी से प्री को भी पकड़ रहे हैं, आप अभी से मेंस को भी पकड़ रहे हैं, आप अभी से एसए को और आपका हिंदी लैंग्वेज यानी निबंध, सॉरी एसए नहीं, यहाँ निबंध होता है, तो निबंध को भी आप अभी से पकड़ रहे हैं। यानी हफ्ते 10 दिन में आप कोई 500 शब्द का या 1500 शब्द का आप अभी से लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके वो वहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि महिला बाल विकास में आप अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपकी जो शब्दावली है वो बन पाएगी उस तरीके की कि आप मेंस के पेपर में फटाफट इसमें लिख पाएँ 1500 शब्द में, 1000 शब्द में, 500 शब्द में। आप प्रशासनिक लेटर यानी प्रशासनिक पत्र लिख पाएँ कि ये काम है, ऐसा काम है नगर निगम को, नगर पालिका को, जिस किसी को क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, आपसे जिसका प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार लिखिए, मगर लिखिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे आप तो आपके दिमाग में अपने आप वर्ड्स फॉर्मेशन भी हो जाएगा, यानी आपको वर्ड्स भी मिलने लगेंगे, और वर्ड्स के साथ साथ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि यार पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से एमपीपीएससी का बहुत बुरा हाल है। फाइनल रिजल्ट ये डिक्लेयर तो कर देते हैं, मगर ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं अभी तक। और यही नहीं, एमपी में जितनी सारी परीक्षाएं हुई हैं, आपने देखा होगा कि लगभग फरवरी मार्च 2023 से 2023 से इन्होंने बहुत सारे पेपर लिए हैं, है ना। ईएसबी ने इलेक्शन एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, जिन्होंने व्यापम का नाम चेंज करके ईएसबी रखा था, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसने भी बहुत सारे पेपर लिए हैं। एमपी पटवारी का, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, एमपी जेल डिपार्टमेंट का, टीचिंग डिपार्टमेंट का, विधानसभा गार्ड का, पता नहीं कितने सारे पेपर ले लिए। अभी तक किसी में इन्होंने नियुक्ति नहीं दी है, अपॉइंटमेंट नहीं दी है। यानी 1 साल का प्रोसेस हो गया, 1 डे एग्जाम था, 1 महीने में ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मगर 1 साल लग गया, अभी तक नहीं हुआ। तो आप ये समझ जाइए कि अगर आप अभी लापरवाही करेंगे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे, तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये ईयर लॉन्ग प्रोसेस होती है, यानी प्री मेंस इंटरव्यू में खुद ही 1 साल का समय लग जाता है, 1 साल से ज़्यादा का ही लगता है इन जनरल रिजल्ट आते आते। और उसमें भी अगर आप ऐसा करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। सो आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने बताई है प्री मेंस इंटरव्यू की, और यही आप जब लिखते जाएंगे तो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती जाएगी, है ना। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स को मेंशन नहीं किया है, तो मेंशन कर देता हूँ। करंट अफेयर्स को भी पढ़ते जाइएगा, भले ही आप मंथली मैगजीन से करें, 6 मंथली मैगजीन से करें। 6 मंथली यानी हाफ ईयरली, जो 6 महीने की मैगजीन आती हैं, आप चाहे उसको ख़त्म कर लीजिए, या फिर ईयरली मैगजीन भी आती हैं साल भर का करंट अफेयर्स, आप उससे लेके चलिए। यूट्यूब के वीडियोस देखिए, जहाँ से आपकी मर्जी पड़े आप वहाँ से ख़त्म करिए, बट सिलेबस को पूरी तरीके से ख़त्म कीजिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाइएगा, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने कीवर्ड्स की बताया है, कीवर्ड्स का बात किया है, तो कीवर्ड्स पे भी ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा, तो आपको एक 100% 360 डिग्री अप्रोच मिलेगा, और आप अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से अपने अटेम्प्ट को दे पाएंगे, और ये आपका एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। सो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। बाकी जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, आप कमेंट में मेंशन करिएगा, तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। और आप अपने एफर्ट्स भी दीजिए, अपना तरीका भी लगाइए, प्लस जो मैंने बताया है उसको भी देखिए, आपको जो बेटर लगे, जिससे आपको अच्छा आउटकम मिले, आप वो अप्लाई कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही हो, या सामने वाला बता रहा है, या कोई XYZ पर्सन बता रहा है वही सही हो। दुनिया में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, बात होती है अपने अप्रोच की। मेरे अप्रोच से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स इट। तो अगर जिस अप्रोच से आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप उसको लीजिए और आगे बढ़ जाइए। मत सोचिए फालतू चीज़ें, कुछ ये आलतू फालतू के कोई रूल्स नहीं होते, कोई नियम नहीं होते। जो होता है वो आपका होता है सिलेबस। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपको रिजल्ट आउटकम मिलना चाहिए, दैट्स इट। सो ये आज की वीडियो में था, पूरा का पूरा एक डिस्कशन था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए हो आप बताइएगा, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और प्रिपरेशन में लग जाइए। और बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।